आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी के बदलते स्वरूप पे बात करने जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि हिंदी ने पिछले 2 दशकों में कैसे अपना नया मुकाम हासिल किया है कि अब तक यूएन की भाषाओं में हम सोच भी नहीं सकते थे हिंदी को, लेकिन अब लगभग दरवाजे पे खड़ी ही है हिंदी यूएन के। टैगोर ने कहा था कि भारतीय भाषाएं नदियां हैं और हिंदी एक महानदी है। तो जब टैगोर ये कह रहे होंगे तो अवश्य उनका आशय इस बात से रहा होगा कि हिंदी ऐसी बहती हुई भाषा है जो न जाने कितने तटों को छू कर गुजरती है और जो जहाँ से मिला उसे साथ लेकर चलती है। और बहना तो भाषा का काम है। भाषा तो वही है जो निरंतर बदलती रहे और विकसित होती रहे। स्वतंत्रता के बाद से हम जानते हैं कि राजभाषा के तौर पर स्थापित होने के बाद हिंदी ने तब से आज तक न जाने कितने रूप बदले हैं और यही हिंदी हर प्रदेश में अलग अलग तौर पे बरती जाती है। अब क्योंकि हिंदी ग्लोबल होने लगी है तो इसको ग्लोबल तौर पे बहुत अलग तरीके से बरता जाता है और इसने बीते दशकों में अपना तरह तरह से रूप बदला है। और यह भी माना जाता है वैश्विक तौर पे कि भाषा वही बड़ी होती है जिसका शब्द भंडार बहुत बड़ा हो। और हिंदी के साथ तो ये सौभाग्य रहा कि भारत पर इतने सारे शासन हुए, तुर्क, मंगोल, मुगल, फ्रेंच और इंग्लिश की इतनी सारी भाषाओं से उसको रूबरू होने का मौका मिला। क्या आप सब जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में हम जानते तक नहीं कि ये पुर्तगीज़ है, जैसे कि बाल्टी, मुरब्बा। तो हम इन भाषाओं इस अपनी भाषा में इन शब्दों को इतनी आसानी से बोलते रहते हैं और इसको हम हिंदी का ही हिस्सा मान लेते हैं। लेकिन उसके बाद हम एक आग्रह भी रखते हैं कि हिंदी शुद्ध बनी रहे। राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि हिंदी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है जिसने मात्र विदेशी होने के कारण किसी भी शब्द का बहिष्कार नहीं किया। तो मेरी बहन यहाँ बैठी है। हम अभी कुछ दिन पहले ही टर्की में थे और वहाँ पर मैंने देखा कि एक वरिष्ठ व्यक्ति था। उसने एक युवा लड़के से कहा कि और पहलवान, मतलब और उन्होंने टर्किश में कहा होगा पहलवान कैसे हो। तो मुझे लगा अरे ये लहजा तो बिल्कुल हमारा है और ये पहलवान शब्द तो हमारा है, हिंदी का शब्द है। तो हम हिंदी को मान सकते हैं कि ये बहुत सारी भाषाओं से अपने लिए तयशुदा शब्द लेकर आई है। लेकिन जैसे कि पेड़ होता है, भाषा एकदम पेड़ की तरह है कि जो हर बार अपने पत्ते गिराती है और उस पर फिर से नए पत्ते आते हैं। लेकिन जब उसका जीनोटाइप अगर हम बदलने की कोशिश करेंगे या फिर तापमान ही बदल जाएगा तो वो पेड़ पेड़ नहीं रहेगा। इसी तरह भाषा के साथ भी है कि उसके जीनोटाइप से एक छेड़छाड़ ना हो तो उसका स्वरूप बदल नहीं सकता उस तरीके से जिस तरह से खतरनाक हो सकता है। जैसे कि अभी हम अखबारों में पढ़ते हैं कि बीच के पन्नों पे लिखा होता है कि गर्ल्स ने घूमर परफॉर्म किया। ये भाषा के जीनोटाइप के साथ छेड़छाड़ है। मैं अपने पैनलिस्टों का इस विषय पर संवाद के लिए स्वागत करती हूँ। हमारे बीच हैं सत्यानंद, निरुपम और ऐश्वर्य जी। आपकी राय में समकालीन हिंदी साहित्य में सबसे आशाजनक और चिंताजनक बदलाव क्या हुए हैं? इन दो प्रवृत्तियों को आप कुछ उदाहरण से बताएं। मैं सबसे पहले ऐश्वर्य जी से पूछना चाहूँगी, आप इसके बारे में क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। आभारी हूँ आप लोगों का कि आपने ये निमंत्रण दिया। हिंदी भाषा का एक लंबा इतिहास है, आप सब लोग जानते हैं, और उसने हिंदी को जो है काफ़ी समय समय पर प्रभावित किया है। लेकिन मुझे लगता है कि आज की जब हम हिंदी की बात कर रहे हैं, एक ऐसे युग में जब डिजिटल तकनीक का प्रभाव इतना ज़्यादा फैल रहा है, तब हिंदी के ऊपर उसका प्रभाव बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और यहाँ तक कि कुछ भाषाविदों ने ये भी भविष्यवाणी कर दी है कि लगभग 15 से 20 वर्षों में अब जो है लिपि, हिंदी की जो लिपि है वो लोग शायद लिखना बंद कर देंगे। और जब ऐसी भयभीत करने वाली जो है चुनौतियां सामने खड़ी हों, तब सोचने की ज़रूरत है कि
क्यों ऐसा हिंदी में किस तरीके से ऐसे बदलाव आ रहे हैं इस डिजिटल तकनीक के माध्यम से। मुझे लगता है जब हम इस बहस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस पूरी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी हमारे पास एक सूत्र दिमाग में रखना चाहिए कि कोई भी तकनीक जब आती है तो हम क्या उस तकनीक से भाषा को बदलेंगे या भाषा को रखकर हम उस तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। निर्धारक पहलू क्या बनेगा, भाषा बनेगी या तकनीक बनेगी। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो यथास्थिति है उसमें लगता है कि जो तकनीक है वही निर्धारक पहलू बनती जा रही है। उदाहरण के लिए आप सब लोग मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं और जब लोग अभिवादन करते हैं, धन्यवाद करते हैं, तो लगभग आजकल मैंने देखा है कि इस डिजिटल तकनीक ने जो हमें संकेतों और चिन्हों की भाषा दे दी है, हम उसका इस्तेमाल करने लगे हैं। लगभग नमस्ते लिखना बंद हो चुका है। हर कोई जो है उस नमस्ते के संकेत को भेज देता है, लेकिन भेजना ठीक है, लेकिन कभी कभी कोई 2 बार नमस्ते भेज देता है, कभी कोई 4 बार एक साथ, कभी 5-5, और फिर ये समझ में नहीं आता कि इसकी अब व्याख्या कैसे की जाए। ये जो 2 नमस्ते हैं उसमें क्या सामने वाला 2 बारी रुक रुक कर नमस्ते कर रहा है? जो 4 नमस्ते हैं क्या उसके लिए वो लगातार कुछ देर तक हाथ जोड़कर आपके सामने खड़ा हुआ है? कैसे उसकी व्याख्या करें? और यही स्थिति जो है ये हम देख रहे हैं कि जो भाषा का ये जो पूरा परिदृश्य है जिस पे तकनीक हावी हो गई है, वो इस कदर हावी हो गई है कि अब जो है पीले रंग के गोलाकार चपटे चंदुओं को लोग जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भेज देते हैं। उसमें से कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई मुस्कुराता है। लेकिन हम ये जो पहले कोशिश करते थे कि हम शब्दों में अपनी व्याख्याओं उसको बयान करें कि हम खुश हैं इसको पढ़कर, हम इसको पढ़कर कुछ मुस्कुरा रहे हैं, उसके लिए हम शब्द जो ढूंढते हैं, शब्दों के साथ जो एक जद्दोजहद करते हैं, वो लगभग समाप्त हो चुकी है। और ये एक अतिकरण की तरफ जा रहा है। ये इस तरह से हो रहा है कि अब लोग न केवल उन संकेतों को भेज रहे हैं, साथ में फूल भी भेज रहे हैं, दिल भी भेज रहे हैं। और मुझे लगता नहीं कि हम जब ऐसे दोस्तों से बात करते थे तो वो क्या कभी हमको फूल दिया करते थे? क्या वो हमको जो है दिल फेंक दिया करते थे? ये मुझे जो है समझने की एक जो है ज़रूरत महसूस हो रही है कि तकनीक ने हमारी भाषा को जो है सुविधाजनक बनाने का काम किया है या हमारी भाषा को बहुत ही अटपटे ढंग से हमसे हमारे शब्दों को छीनकर उन शब्दों को धकेल दिया है हमारी भाषा से बाहर। और क्या हम इसके प्रति कुछ संवेदनशील हैं अथवा नहीं? और यदि वक्त मिलेगा तो मैं इस बात को शब्दों और भाषाओं के दृष्टिकोण से भी आगे कहूँगा। आगे। सत्यानंद जी, आप इस बदलाव की तरफ कैसे सोचते हैं? बदलाव कई स्तर पर है और मुझे लगता है कि हम देखना क्या चाहते हैं इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। जैसा कि ऐश्वर्य कुमार जी ने कहा कि अतिकरण की तरफ बढ़ रहा है, तो ये तो अच्छी बात है कि अतिकरण की तरफ बढ़ चुका है। सैचुरेशन पॉइंट आएगा, अतिकरण होगा तो अपने आप फिर एक दूसरी लहर उठेगी, पुराने को पीछे छोड़ देगी और वो होना, उसके संकेत दिखने शुरू हो गए हैं जो हम अपने आसपास देख रहे हैं। याद कीजिए 10 साल पहले उर्दू को लेकर के इस तरह की बात होती थी कि उर्दू लिपि, उर्दू शायरी के शौकीन तो बहुत मिल रहे हैं, उर्दू सुनने वाले तो बहुत मिल रहे हैं, लेकिन उर्दू लिपि जब पढ़ने वाले और लिखने वाले और सीखने वाले नहीं होंगे तो ये शायरी किस काम आएगी। और रेख्ता ने एक सुविधा दी कि आप रोमन में भी उर्दू शायरी पढ़ सकते हैं और देवनागरी में भी उर्दू शायरी पढ़ सकते हैं। तो हुआ यूँ कि लिपि को लेकर के आलस तोड़ने की या उससे बाहर निकलने की कोई ज़रूरत वैसे भी ख़त्म हो गई। तो लेकिन हम ये देख रहे हैं कि
पिछले 3-4 सालों में उर्दू सीखने वाले कितने वर्कशॉप हो रहे हैं और कितने कितने शहरों से हो रहे हैं, किस किस तरह के लोग उन वर्कशॉप को लेकर कितने उत्साहित हो रहे हैं, कैलीग्राफी को लेकर के किस तरह से लोगों में दीवानगी बढ़ रही है, पोस्टर आर्ट, उर्दू के पोस्टर आर्ट, हिंदी के पोस्टर आर्ट, इनको लेकर के, कैलीग्राफी को लेकर के कितने तरह के बाजार में आए हैं और उनकी बिक्री जो दिख रही है लोगों के घरों में, ऑफिस में आए दिन दिख जाता है कि अरे ये तो फला का आर्ट है, ये तो फला का वो है, उसकी खुशखती है, उसकी लिखावट है। ये सारी चीज़ें एक संकेत हैं। एक संकेत ये हैं कि लिपि का मोह खत्म नहीं हुआ है, लिपि का लगाव खत्म नहीं हुआ है, बल्कि वह नए उसकी नई सुगबुगाहट जो है नई उस्मा के साथ सामने निकल के आ रही है। हम कहीं ना कहीं याद कर रहे हैं किसी बैठक में बात हो रही थी, मैं चिट्ठियों को लेकर के एक योजना उनसे डिस्कस कर रहा था और संयोग से जिन लोगों से मैंने इस बारे में बात की उन लोगों ने 5 दिन बाद मुझे एक आर्टिकल भेजा और वो यूरोप के एक अखबार से कुछ था कि वहाँ पर जो है चिट्ठियों को लेकर के कुछ इस तरह की प्रतियोगिता हो रही है, क्या हो रहा है। तो संयोग की बात थी कि वो उसी दिन की छपी हुई खबर थी जो मैं कह रहा था 4 दिन पहले कह रहा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई दुनिया में पहला आदमी हूँ जो कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये यूनिवर्सल चिंता या एक थॉट प्रोसेस में है कि हम लिखने की तरफ, जो हम टाइप करने की तरफ गए और जो संकेताक्षरों में हमने बात करना शुरू किया सुविधा के लिए, समय बचाने के लिए, या शॉर्टकट जो कि शॉर्टकट में हो गया, काम खत्म हुआ, हम दूसरा काम कर लें, तो अब उसका सैचुरेशन पॉइंट, जैसा अतिकरण शब्द बहुत अच्छा प्रयोग किया आपने, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये हुआ है कि अब सबको थोड़े ठहराव की ज़रूरत महसूस हो रही है। सबको लग रहा है कि थोड़ा हम स्लो हों। नीलेश मिश्रा तो इस पर बाकायदा, तो अब स्लो, बहुत सारे लोग स्लो से जुड़ी चीज़ें कर रहे हैं और ये एक मेडिटेटिव प्रोसेस बन गया है, एक अपने आप को साधने का, अपने आप को स्थिर करने का भी एक ये हो गया है कि आप कुछ लिखिए, आप लिखने की तरफ लौटिए। तो मुझे लगता है कि यह अच्छा है। और दूसरी बात यह है कि हिंदी को लेकर के लोगों में जो लगाव था वह नौकरी वाला लगाव था, डिग्री वाला लगाव था, उससे अलग अपनी भाषा को लेकर के प्रेम जो 1990 के बाद, 90 के दशक से जो एक तरह से बदलना शुरू हुआ है, जो हिंदी में नया मिडिल क्लास आया है, नई अस्मिताएं जो सामने आई हैं, नया शिक्षित वर्ग जो सामने आया है और वह अपने आप को जिस तरह से अपनी भाषा में खोज रहा है, और जो पहले से शिक्षित तबका था वह शिक्षित तबका अपग्रेड होकर के अंग्रेजी में जो शिफ्ट हो गया था और वो पुस्तक मेलों में अपनी नानी के लिए, अपनी दादी के लिए, अपनी मम्मी के लिए, अपने पापा के लिए हिंदी किताबें खरीदने आता था और अंग्रेजी स्टॉल पर अपनी किताबें खरीदने जाता था, अपने बच्चों के लिए अंग्रेजी में किताबें खरीदने जाता था। अब वो अपने लिए भी किताबें खरीदने हिंदी में जो लौटा है, तो यह एक सुखद बदलाव है। बिल्कुल सत्यानंद, अगर हम इस बदलाव की बात करें तो मुझे याद है कि जिस तरह से हम मौखिक से लिखित पे आए होंगे, जब हमें मौखिक कुछ याद करना होता था या कोई गीत या पूरी की पूरी पुराण याद करने होते होंगे, तो तब लिखना एक शॉर्टकट होगा। और अब लिखना शॉर्टकट हो गया तो डिजिटलाइज होना शॉर्टकट है, और डिजिटलाइज के बाद एक और शॉर्टकट आ गया है एआई। तो मुझे लगता है कि ये सारे जो संक्रमण होते हैं उसके प्रति एक थोड़ी सी हमें दुविधा होती है, फिर हम इस दुविधा से निकलकर आगे नए माध्यम अपनाते हैं। ऐश्वर्य जी, आप वैश्विक तौर पे हिंदी का चेहरा समझते हैं, वैश्विक तौर पे जब आप पढ़ाते हैं, बाहर विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है, तो वो हिंदी मुझे लगता है कि ज़्यादा शुद्धताग्राही है, क्योंकि अक्सर जब लाइव्स होते हैं तो जब भी हम विदेशी विशेषज्ञों के साथ में लाइव कर रहे होते हैं और हमारे मुंह से अक्सर उर्दू का या अंग्रेज़ी का शब्द निकल जाता है, तो वो उनको आपत्ति होती है कि भाई आप अंग्रेज़ी का शब्द बोल रही थी, इसके लिए बहुत अच्छा सुंदर एक शब्द हिंदी का भी है। तो मेरा एक अनुभव हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी का भी रहा कि जब मैं वहाँ पहुँची
तो कुछ साउथ एशियन स्टडीज़ के कुछ बच्चे मुझे लेने आए और उन्होंने मुझसे कहा, महोदया विश्वविद्यालय परिसर में आने में आपको कोई कठिनाई तो नहीं हुई? तो थोड़ी सी देर मुझे लगा कि मैं क्या जवाब दूँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये शुद्धता जो है वो क्या वैश्विक तौर पे बच रही है, या फिर ऐसा है कि हम अपनी भाषा से थोड़ा आगे निकल गए हैं और जो वैश्विक तौर पे जो हिंदी पढ़ी और पढ़ाई जा रही है उसमें कोई फ़र्क है? तो मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या ये भाषाई शुद्धता हम खो रहे हैं, या वहाँ पर वो बुकिश हिंदी कहलाई जा रही है? इस सवाल का जवाब देखिए आसान नहीं है, थोड़ा सा जटिल सवाल है और इसको आपको कई स्तरों पर रखकर समझना होगा। आप इसको शब्दों के इस्तेमाल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। मैं अगर सिर्फ इस दृष्टिकोण से इस बात को समझाऊं तो मैं आपके सामने एक उदाहरण रख सकता हूं कि जिस तरह से लोग आजकल बोलते हैं और हिंदी में बोल रहे हैं, शब्द भी उनके हिंदी के हैं, लेकिन जब वो बोलते बोलते अचानक उनको जब शब्द कहना है लेकिन पर, आजकल वो बट बोलते हैं। लेकिन के लिए 5 शब्द हैं हिंदी में, और जयपुर के मंच से ही कहा गया कि अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग के लिए पहरेदारी नहीं होनी चाहिए। किसी ने कहा कि खिचड़ी में इतनी ही मात्रा हो कि कंकड़ ना आ जाए मुंह में, या लोगों ने कहा कि नमक की मात्रा जो है वो इतनी अधिक ना हो जाए कि खाना जहर हो जाए। तो ये अलग अलग जो दृष्टिकोण हैं उनसे ही मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जब आपके पास किसी शब्द के लिए 4-5 शब्द हिंदी के हैं तब भी आप वहाँ पे अंग्रेजी का शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? और ये दिखलाता है कि एक तरह की इसमें 2 तरह की चीज़ें काम कर रही हैं। एक तो है एक तरह की जल्दबाजी है, एक छटपटाहट है कुछ कहने की, लेकिन उस छटपटाहट और जल्दबाजी में थोड़ा सा जो है आधुनिक शहरी बनने का भी कुछ ख्याल शायद शामिल है। तो आपको इस तरीके से जो है इन बातों की अलग अलग तरह से जो है विश्लेषण करना होगा। और मुश्किल, संस्कृतनिष्ठ, ये सब भी जो है मुझे लगता है एक तरह की मनोदशाएं हैं जिसको हमने कभी भी जो है सीधे तौर पर इसका सामना करने की कोशिश नहीं की है। 70 के दशक में हमें अच्छी तरह से याद है कि शब्द दूरदर्शन लोग इस्तेमाल करने से थोड़ा सा बचते थे, नहीं इस्तेमाल करते थे, और कैसे वही शब्द जब सैटेलाइट चैनल्स आए, दूरदर्शन के चैनल के को पहचानने के लिए लोगों ने कहना शुरू कर दिया दूरदर्शन चैनल। आपने दूरदर्शन चैनल इसलिए कहा क्योंकि शब्द दूरदर्शन बनाया गया था, वो था। तो शब्दों को बनाने से भी परहेज नहीं करना चाहिए, मेरा ये मानना है। अगर आप तो भाषा के साथ आपको संघर्ष करना है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे समाज में वो संघर्ष रुक रहा है। मेरी दृष्टिकोण में ये एक खतरा है। अगर आप इसको और अच्छा और मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको ये संघर्ष जारी रखना पड़ेगा। आप अगर इससे बचेंगे तो भाषा क्षीण होगी, कमज़ोर होगी, और आगे जाकर आपको तरह तरह की जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिर मैंने कहा इसके और भी कई आयाम हैं, अगर उस पर भी आप चाहेंगे तो मैं ज़रूर प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। आपकी बात ने मुझे तो बहुत ही सहमत किया, और मुझे लगता है कि मेरे साथ श्रोता भी सहमत होंगे कि हमें हिंदी में ही नए शब्द गढ़ने होंगे अगर हमें इस भाषा को एक नए आयाम तक पहुंचाना है। सत्यानंद, आप लंबे समय तक एक बड़े प्रकाशन समूह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप अक्सर कई पांडुलिपियां देखते होंगे। आपने इस लंबे अंतराल में क्या बदलाव देखा? कविता और कथा साहित्य में भाषा के तौर पे क्या बदलाव आया? क्या आपने कभी बहुत शुद्धतावादी हिंदी और अत्यधिक मिश्रित भाषा देख के कोई पांडुलिपि को खारिज किया है? या आपकी भाषा के स्तर पे लेखक से क्या उम्मीद होती है, और आप नई वाली हिंदी के जुमले को कैसे स्वीकार करते हैं? मुझे इन तीनों बातों का जवाब चाहिए एक लेखक के तौर पे। वो क्या है ना
कि हम जो है ना दिल्ली में रहते हैं। अब इसको आप शुद्ध हिंदी नहीं मानेंगे, लेकिन हम जहाँ से हैं ना, उसकी आइडेंटिटी से इसको जोड़ दिया गया है कि ये बिहारी हिंदी है। अब मैं उस दिल्ली में रहता हूँ जहाँ पर अभी भी एक बैल एक गाड़ी को, एक सकट को संस्कृत में जिसको कहते हैं, खींचता है। एक घोड़ा एक सकट को खींचता है, जिसको हम लोग बैलगाड़ी कहते हैं या घोड़ा गाड़ी कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो दो खींचते हैं, यहाँ दिल्ली में एक खींचता है। तो नीचे वो चल रहा होता है, उसके आसपास से कोई मर्सिडीज गुजर रही है, कोई दूसरी बड़ी गाड़ी गुजर रही है, ये मारुति वो गुजर रही है, वैन गुजर रहे हैं, बैटरी रिक्शा गुजर रहा है, और ऊपर से जो है जहाज गुजर रहा है, और वो सब एक फ्रेम में दिख रहे होते हैं। तो ये जो प्रकाशन है जहाँ मैं पांडुलिपियाँ देखता हूँ, वहाँ सारी पीढ़ियाँ और सारी सदियाँ एक साथ आती हैं। हरिऔध की हिंदी में भी रचनाएं आती हैं, प्रसाद की हिंदी में भी आती हैं, और मैथिली शरण गुप्त की हिंदी में भी आती हैं, उस छंद में भी आती हैं। लेकिन अभी की जो बोलचाल की हिंदी है, आलस भरी, लापरवाही भरी, ढीली ढाली, चलता है सब चलता है वाली हिंदी, उसकी भी पांडुलिपि आती है। लेकिन हम भाषा के लिए तो किताब छापते नहीं। भाषा के लिए किताब छपती है, लेकिन वह भाषा केवल भूसा नहीं होती, उसमें कुछ दाने होने चाहिए, कुछ तत्व होना चाहिए। तो गद्य का सुख जिसको कहते हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो कथा हो, कविता हो, उपन्यास हो, कुछ ऐसी बात नहीं है। निरे गद्य सुख के लिए भी किताब छापी जा सकती है, लेकिन उस गद्य में गद्य का प्रवाह हो, उसकी कुछ, उसमें कुछ लय हो, उसमें संगीत हो, उसका अनुगूंज कुछ हो, और दूसरा ये कि जो कहा जा रहा हो वह सार्थक हो। दूसरी बात यह है कि ये जो एक बात मैं छोड़ के आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, आपने जो विदेश वाला उदाहरण दिया कि जो बाहर के लोग हिंदी सीखते हैं वो ज़्यादा शुद्ध हिंदी के प्रति शुद्धतावादी आग्रह या रवैया रखते हैं, और हम लोग जो है मतलब अशुद्धतावादी हो चुके हैं या हैं, जो भी बात है। देखिए, वो ऐसा बनाए गए हैं और वो हमने बनाया है, और हम लोग जिस लापरवाही से अपनी भाषा को लेकर के चीज़ों को रवैया रखे हुए हैं, वह आने वाले समय में हमारी पूरी नस्ल, हमारी जो आने वाली नस्ल है, वो लिपि भूलेगी कि नहीं भूलेगी, हिंदी छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी, पढ़ेगी कि नहीं पढ़ेगी, इससे बड़ा ये है कि हम अपने बच्चों की हिंदी खराब करने के खुद जिम्मेदार हैं। वजह यह है कि जब हमने व्याकरण पढ़ा तो उस समय जो हमें पर्यायवाची शब्द सिखाए गए, जो हमें विलोद शब्द सिखाए गए, उनमें देशज शब्दों का समावेश था। धीरे धीरे जो है स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन हुआ, स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन हुआ तो उसके साथ किताब छापने का प्राइवेटाइजेशन हुआ। एनसीईआरटी की किताब, सीबीएसई की किताब सिर्फ पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं रह गए, स्कूल मनमाने ढंग से कोर्स में किताबें अपने मन की लगाने लगे, और उसमें जो व्याकरण डाले गए वो उस धारा के लोग, उस पाठ्यक्रम को बनाने के लोग हैं जो हिंदी के संस्कृताइजेशन के अग्रदूत हैं, जो हिंदी में किसी भी दूसरी भाषा के शब्द को रखने को हिंदी को खराब करना मानते हैं। ये भूल जाते हैं कि हिंदी दरअसल अपने आप में कोई स्वतंत्र भाषा ही नहीं है। अगर हम सारी भाषाओं के शब्दों को, सारे देशज शब्दों को उससे हटा दें तो हिंदी बचेगी कितनी? अगर जो बचेगी, या तो वो संस्कृत बचेगा, और नहीं तो वाक्य संरचना का एक ठूंठ बचेगा, जो उसमें लय है, उसमें जो प्रवाह है, उसमें जो गति है, वह सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो उसमें दिक्कत ये हो गई है कि हमारे जितने व्याकरण पढ़ाए जा रहे हैं या हिंदी सीखने के जितने टेक्स्ट बुक तैयार हुए हैं, जो जिनसे हिंदी सिखाई या पढ़ाई जा रही है, उसमें सारे विलोम शब्द, सारे पर्यायवाची शब्द, सारे क्रियापद आप देखिए कि वो धीरे धीरे संस्कृताइज कर दिए गए, और इसी वजह से उससे जो हिंदी पढ़कर सीखकर लोग तैयार हो रहे हैं,
वो जो हिंदी बोलते हैं वो हमारे और आपके जो हम लोग अपने आप को असली हिंदी वाला मानते हैं उससे ज़्यादा असली हिंदी वाले वो हो गए हैं। यह ठीक वैसे ही है कि जैसे हम तो शर्ट पैंट पहन करके घूमते हैं, हम अपने को भारतीय समझते हैं, लेकिन जो बाहर रहते हैं वो धोती कुर्ता पहनना ही भारतीय होना समझते हैं। वो कुर्ता पाजामा पहनना जो है वो अभारतीय होना भी समझ लेते हैं। तो दिक्कत ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ साहित्य की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ साहित्य की भाषा की बात करते हैं, लेकिन दरअसल हमारी भाषा बन और बिगड़ रही है स्कूलों में, बन और बिगड़ रही है जहाँ भाषा सिखाई जा रही है वहाँ भी। अगर वहाँ ही भाषा खराब कर दी गई, वहाँ ही भाषा की समझ खराब कर दी गई, तो फिर हम साहित्य में उसे कितना दूर तक बचा सकते हैं और कैसे बचा सकते हैं, इस पर भी बात करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही खोलकर आपने इस बात को रखा और बिल्कुल मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ। अब मैं ऐश्वर्य जी, आपने डिजिटल माध्यम के खतरे तो बताए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता इसी डिजिटल माध्यम ने हिंदी को संसार में एक नए किस्म का विकसित स्वरूप भी प्रदान किया है? जैसे कि अगर मेरे को याद है कि हमें किताब, मैं ग्वालियर में पोस्टेड थी और मुझे किताबें ही नहीं मिलती थी। किताबें ढूंढने के लिए दर दर किसी किसी बुक शॉप पे जाते थे, वहाँ पे कोई किताबें उपलब्ध नहीं होती थी हिंदी की। तो अमेज़ॉन आया, अमेज़ॉन ने हिंदी किताबें जिस तरह से बेची कि आज छोटे से छोटे गांव में किताबें मिल जाती हैं। और हिंदी में जो यूनिवर्सल कोड आया, तो इस यूनिवर्सल कोड ने हम सबको फ़ोन पे आराम से हिंदी में लिखने के लिए प्रेरित किया। हम सभी हिंदी में आराम से लिख लेते हैं। और बहुत सारे जो भाषा वैज्ञानिक जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिकी के साथ में मिलकर हिंदी को इंटरनेट की भाषा बनाया, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस डिजिटल ने ही, जिससे हिंदी का नुकसान किया, उसने हिंदी का प्रभुत्व संसार में बढ़ाया भी है? मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, मैं यहाँ पे ये कतई कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि जो तकनीक है उससे हमने कितने जो है फ़ायदे लिए हैं, इस तकनीक ने हमें हिंदी में लिखना कितना सहज बनाया है। यहाँ पे तो मेरा कोई जो है कोई आपसे जो है मतभेद नहीं है, वहाँ तो मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। और मुझे याद है कि जब माइक्रोसॉफ्ट ने यूनिकोड जो है वो बनाया भी नहीं था, उसके पहले आई लीप ऑफिस आया था और हम लोग जो है उससे हिंदी में जो है हमने हिंदी में लिखना शुरू किया था। तो हम लोग तो पहले से ही, जैसे ही तकनीक आई, तकनीक का तो हम इंतज़ार करते हैं, जैसे ही आएगी हम उसको लपक लेते हैं और हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बस यही है कि जब हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आरंभ में सवाल उठाया कि क्या वो तकनीक हमारी भाषा को निर्धारित करने लगेगी या भाषा जो है उस तकनीक को इस्तेमाल करते हुए अपना एक नया रूप अख्तियार करेगी? हमें इसको समझने की ज़रूरत है। कौन है जो निर्धारक पहलू बनेगा? और मुझे लगता है कि जो आज की यथास्थिति है उसमें जो है लगता है कि जो निर्धारक पहलू है वो अभी तो अगर देखा जाए, एक संतुलन देखा जाए, तो मुझे लगता है कि तकनीक की तरफ जा रहा है। अगर वो पलट आता है, सदानंद जी काफ़ी आशावादी जो है सुनाई दे रहे हैं, तो मुझे खुशी हुई। और मतलब मेरा निराशावादी होना जो है वो बहुत सहज है, क्योंकि मैं थोड़ी सी दूरी पर रहता हूं, तो सारी चीज़ें जो है भारत में क्या क्या चल रहा है हर चीज़ की जानकारी नहीं मिल पाती। असल बात यही है, व्यवहारिक बात ये है, दिक्कत है कि हम चूंकि यहाँ हैं, हाँ, यहाँ हम चीज़ों को देख रहे हैं बहुत करीब से और उसमें गहरे मतलब बहुत कुछ सतह पर नहीं हो रहा है। बिल्कुल, मैं तो आपसे पूछने ही वो वाली थी सत्यानंद। वहां तक उसकी खबर नहीं पहुंच पाती उस तक उतने। मान देखिए, तकनीक इतने आगे बढ़ गई, लेकिन अभी भी तकनीक ने हमारी वो मदद नहीं की कि हम हिंदी में जो कुछ भी नया हो रहा है या भाषाओं में जो कुछ भी नया हो रहा है, केवल ये हिंदी की बात नहीं है, यह बात सभी मातृभाषाओं की, कि वो जो कुछ भी हो रहा है उतनी तेजी में। अभी मनीषा जी ने एक बात कही कि यूएन में, हम यूएन के दरवाजे पर खड़े हैं, ये हिंदी की बड़ी, कोई भी भाषा किसी सत्ता की बगलगीर होकर या किसी सत्ता की भागीदारी पा करके ताकतवर नहीं होती। भाषा की ताकत उसकी जनता है, उसके बोलने वाले हैं, कहीं कोई उसका मंच नहीं है। मैं तो मणिपुर की उस भाषा की ताकत को बड़ा मानता हूं, जो 10 साल पहले 2013 की बात रही होगी, हमने समन्वय में उस पर एक सत्र किया था
कि वो अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण में खतरे में वो भाषा बताई गई थी जिसके बोलने वाले महज 450 लोग बचे हुए थे। और जब अगले दशक में उसकी गणना हुई तो वो खतरे से न केवल बाहर निकल गई थी, बहुत अच्छी स्थिति थी, तो वो बची कैसे भाषा? इसके लिए हमने वो सत्र रखा था। गुलजार साहब उस सत्र में विशेष रूप से सुनना चाहते थे। वो मुंबई से चलने से पहले उन्होंने कहा कि उस सीजन के समय मुझे कहीं और मेरा कोई इंगेजमेंट न रखना। वजह ये थी कि उन्होंने रेडियो शुरू किया अपनी भाषा में। जो बचे हुए लोग थे, उन बचे हुए लोगों ने अपनी भाषा की युवाओं को फिर से उनसे जोड़ने के लिए रेडियो शुरू किया, अखबार शुरू किया, रंगमंच शुरू किया, सिनेमा बनाना शुरू किया, बैंड शुरू किया, और ये सब करके उन्होंने युवाओं को अपनी भाषा से फिर से जोड़ा। बिल्कुल, मैं यही इस बात से इत्तेफाक उनको रखती हूँ किसी सत्ता ने नहीं कि ये बचाया। युवा ही है और जो हमारी एक मैं जैसा कि मैंने कहा, मैं बिहार से हूं, तो हमारी एक पड़ोसी भाषा है मैथिली। जब तक वह जनता की भाषा थी, क्या उसमें धार, क्या उसमें ताकत, क्या रचनाशीलता और रचनाधर्मिता में नए नए प्रयोग। और जैसे ही वो सरकारी भाषा हुई, उसके बाद देखिए उसमें क्या शिथिलता आई है, क्या आपसी चीजें चल रही हैं। विकास कुमार झा जी यहाँ बैठे हुए हैं, मुझसे ज्यादा जानते होंगे। मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकारी संरक्षण किसी भाषा के लिए कोई वरदान नहीं है या कोई उसके ताकत की गारंटी नहीं है। ताकत की गारंटी जनता है। जो बदलाव आएगा वो जनता के भीतर से निकल कर आएगा। सही है, वो जनता ही अपनी भागीदारी निभाएगी, और ऐसा मेरा मानना है। लेकिन मैं सिर्फ एक तरीके से, क्योंकि जो सवाल थे वो काफ़ी, मुझे लगता है कि उसके जवाब में कई तरह की परतें हैं, और हर परत को खोलना शायद 40-45 मिनट में संभव नहीं है। लेकिन मुझे लगा कि जब जैसे इन्होंने कहा कि ये हाइडलबर्ग गई और वहाँ पे जिस तरह की भाषा उन्होंने बोली, तो क्या ये एक शुद्ध भाषा का आग्रह? देखिए, जो भाषा सीखता है, उसके लिए वो एक दूसरी भाषा है। जब वो सीख रहे हैं, तो जब वो पूछते हैं क्लास में कि अच्छा हम डिफ़िकल्ट को हिंदी में क्या कहेंगे, तो हम उनको कहेंगे कि आप मुश्किल कह लीजिए। लेकिन आप जानते हैं कि जो शहरों में हिंदी हो गई है, उसमें शायद मुश्किल भी बहुत कम लोग बोलते हैं आजकल। अंग्रेज़ी शब्द ही जो है आमतौर पर आ जाता है, वो डिफ़िकल्ट है। तो अब अगर आप उनसे मिलेंगे पहली बार, तो कहेंगे कि अरे इनकी तो भाषा शुद्ध है। अरे दिल्ली में ऑटो वाले को कहता हूँ कि दाहिने मोड़ो बाएं मोड़ो, तो वो नहीं नाराज हो समझ। जाते हैं, हाँ, वो लेफ्ट राइट समझते हैं। अब हमारे पास समय बहुत कम है और सवाल हमारे सामने बहुत सारे खड़े हैं, और जिस तरह से बात निकल कर आई, तो मैं सोचती हूँ कि जब भी किसी बात पर बातचीत होती, संवाद होता है, तो एक निष्कर्ष निकल के आता है कि ये युवा हैं जो हमारी भाषा की नई ध्वजा को पकड़ेंगे और उसको आगे तक ले जाएंगे। तो हमारे बीच बहुत सारे युवा हैं जिनके हाथ खड़े दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो सवाल हमारे पास 10 मिनट के लिए हैं, तो मैं सवालों के लिए आमंत्रित करती हूँ। मैं पूछूं? इधर पहले युवाओं से पूछते हैं। अरे आपको क्या दिख रहे हैं हम? चश्मा हटा के ये लीजिए, अभी भी युवा ही हैं। बिल्कुल। मैं सब बिल्कुल आपकी बात से बहुत ये भी हिंदी में एक बड़ा खतरनाक युग है, अंकलवाद। वो आपकी उम्र भले ही 16 साल हो, कार से उतरते हुए कोई बुजुर्ग महिला कहती हैं, अंकल ये गोभी कैसे है? अभी तो सर हमने अंकल बोलना शुरू किया है साहब। सवाल आपका सवाल छोटे हो और सवाल ही हो तो अच्छा है। मैं 22 साल अमेरिका रहा, अभी वापस आया हूँ लौट के। मैंने एक हिंदी की कविता की किताब लिखी है, और जो आप कह रहे थे कि आजकल की जो भाषा है उसमें डिफ़िकल्ट और मुश्किल और इस तरह, तो अभी अगर हम जैसे इंस्टाग्राम पे लिखते हैं तो वहाँ पे वो ट्रांसलेशन की सुविधा है, तो तकनीक तो काम कर रही है। लेकिन समस्या ये आती है कि जो हमारे खुद के मिलने वाले लोग हैं और जो हमारी हमउम्र भी लोग हैं पिछले 20-25 सालों में, ऐसा लगता है कि आम बोलचाल भाषा में से हिंदी गायब हो गई है। तो समस्या इसका मतलब ये समस्या आती है कि अगर हम लिखें भी हिंदी में, जो राइटर्स भी हैं अभी, तो आगे कहाँ आपको दिखाई देता है कि उनका भविष्य, मतलब वो राइटर्स हिंदी में लिख रहे हैं
अब उसके साथ में इंग्लिश भी लिखनी पड़ेगी, उसके साथ में ट्रांसलेशन भी करना पड़ेगा। तो इज इट द राइट वे ऑफ गोइंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, और हम चूसते रहें, लिखते रहें कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं तो ऑडियंस मिल जाएगी, और अगर वो ऑडियंस को ढूंढने जाते हैं तो बहुत समय लगता है, मार्केटिंग की कॉस्ट बहुत आती है, हर चीज की कॉस्ट बहुत आती है, क्योंकि आप देखें यहाँ भी कोई सत्र हो रहे हैं तो एक आप मुश्किल से मेरा एक इस सत्र मिला सवाल है। छोटा रखें, और भी तो लोग वो हैं। कहाँ से ऑडियंस ढूंढे हिंदी वाली, ये है सवाल। हिंदी वाली ऑडियंस हर जगह है, और जमाना ढूंढने की जरूरत नहीं इंस्टाग्राम होती। का जो जमाना है वो परफॉर्मेंस पोएट्री का जमाना है। अब फिर से परफॉर्मेंस पोएट्री का दौर है, जो पहले मंच पर होता था अब वो इंस्टाग्राम पे होता है। सत्यानंद जी, आपने ये बात कही और मैं उससे बहुत अग्री करती हूँ। मैं बच्चों के लिए लिखती हूँ और चित्रांकन भी करती हूँ उनके किताबों के लिए, और मैं एक अभिभावक भी हूँ। मेरा 2 साल का बेटा है, और यही वो उम्र है जहाँ आप भाषा पकड़ते हैं, गीतों से, चित्रों से और तुकबंदियों से। पर अभी 2 साल की उम्र के बच्चे के लिए कुल 3 या 4 हिंदी की गुड क्वालिटी, अच्छे कंटेंट की किताबें हैं, बोर्ड बुक, जो 2 साल का बच्चा फाड़ ना दे और उससे इंटरेक्ट कर पाए। तो आप मुझे बताइए मैं क्या करूं? हाँ, ये जो आपकी चिंता है, जो आपका और हमारा संकट है, साझा संकट है। मेरा एक भतीजा है 2.5 साल का, और उसके लिए जब हम किताबें खरीदने जाते हैं तो हम भी इसी संकट से गुजरते हैं जिस संकट से आप गुजर रही हैं। और लेकिन देखिए, अब जैसे आपको ये बात सता रही है कि इस चिंता सता रही है कि ये किताब नहीं है, जैसे ही ये चिंता धीरे धीरे जोर पकड़ेगी, अपने आप उस तरह की किताबें 4 साल में, 5 साल में लोगों के सामने आनी शुरू हो जाएंगी। चूंकि लोग ढूंढ नहीं रहे थे तो उस तरह के प्रोडक्शन भी नहीं हो रहे थे, उस तरह की किताबें भी नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने कहा कि साइकिल भाषा की आई है, ताकत। साइकिल, पर साइकिल थोड़े बड़े बच्चों की है। असल बात देखिए क्या है ना, मैंने कहा ना कि ये जो नया मिडिल क्लास आया, नई अस्मिताएं आई, तो वो भाषा में अपना कंटेंट खोज रही हैं। उनके लिए ही लेखक कहाँ थे? नहीं थे। तो बच्चों के लिए जो लेखक हैं वो बड़ों के लिए जो लिखते हैं वही बच्चों के लिए लिख रहे हैं। एकदम बच्चों के लिए जो माने स्वाभाविक तौर पर जो बच्चों के लिए लिखें, ये सोचते हुए लिखें कि हम 3 साल के लिए लिख रहे हैं, 5 साल के लिए लिख रहे हैं, 7 साल के लिए लिख रहे हैं, वो लेखक हिंदी में अभी कल्टीवेट होने हैं। अभी तुमको हुए लिखना नहीं। शुरू करना चाहिए। हिंदी के बदलते हुए स्वरूप पर हम जब विचार करते हैं और पिछले अनुभव की तरफ देखते हैं तो हमने ये महसूस किया है कि ज्यों-ज्यों देशज भाषाओं का प्रभाव हिंदी में बढ़ा है, ज्यों-ज्यों देशज भाषाओं के लेखक अपने अनुभव के साथ, अपने लोकेल को, अपने पूरे परिवेश को लेकर के साथ आए हैं और वहीं की भाषा का उसने हिंदी में मिश्रण करके और उसका प्रयोग किया है, तो वो ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से हिंदी में लिए गए हैं। हिंदी के बड़े व्यापक पाठक समुदाय ने उनको अपनाया है। तो इस बड़ी भूमिका को, देशज भूमिका, मतलब भाषाओं की भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं, और क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में और ज़्यादा प्रभाव देशज भाषाओं का बढ़ता जाएगा और ऐसी देशज भाषाएं अपने क्षेत्र में भी विकसित होकर के और मजबूत हो रही है? मैं अपने राजस्थानी के अनुभव से जानता हूँ, 70 के दशक में जब मैं एमए कर रहा था, उस वक्त की राजस्थानी में और आज की राजस्थानी में रात दिन का अंतर है। अगर वो उस वक्त 10% अवस्था में थी तो आज वो 90% की अवस्था में आ गई है। तो इस चेंज को, इस परिवर्तन को आप किस तरह से देखते हैं? मैं यही कहूँगा कि जब तक आप सजग हैं तो ज़रूर देशज जो शब्द हैं वो हमारी भाषा का हिस्सा बने रहेंगे, और ये सजगता जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो बढ़ी है तो इसमें ज़रूर है कि इसमें कोई समस्या नहीं आएगी, और इस सजगता की वजह से, और कई बारी मुझे लगता है कि एक तरह से 90 के दौर के बाद से जो काम हमारे समाचार के चैनल या सिनेमा करते थे वो 90 के बाद जो है काफ़ी कमज़ोर हुआ है। उसके पहले तक हम देखते थे कि काफ़ी जो है देशज शब्द आ जाया करते थे। उदाहरण के लिए लोग वेतन शब्द जो है अक्सर इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही जो फिल्मों में पगार शब्द आ गया मराठी से तो लोग पगार बोल देते थे। तो ऐसे जो एक भूमिका थी सिनेमा की, जो
जो हमारे समाचार पत्र हैं उनकी, या जो अखबार, जो खबरिया चैनल हो गए, इन्होंने अपनी भूमिका जो है वो भी खो दी है। ये अफसोस की बात है। दुर्गा। नमस्कार। मेरा प्रश्न सत्यानंद जी से और मनीषा जी से है। ऐश्वर्य जी से इसलिए नहीं है कि वो और मैं एक ही बिरादरी के हैं और एक शिक्षक के रूप में हम लोगों के अनुभव लगभग समान हैं, लेकिन आप दोनों से मेरा सवाल इस शीर्षक के साथ जुड़ा हुआ है। 50-60 साल का जो हमारा लेखन है सत्यानंद जी, उसमें लेखकों की भाषा में किस तरह का बदलाव आप देखते हैं? और लगभग यही सवाल मनीषा जी से भी है कि आपकी जो पूर्वज लेखिकाएं हैं, चाहे वो महादेवी वर्मा हो या चंद्र किरण सोनरिक्सा हो या उस ज़माने की जो लेखिकाएं हैं, वो गद्य को जिस तरह से बरत रही थी, आप उनसे किस अलग तरह से अपने गद्य को बरत रही हैं? ये सवाल मेरा आप दोनों से है। पहले तो मनीषा जी। बतौर लेखक मैं ये कहना चाहूँगी कि भाषा को लेके मैंने अलग अलग प्रयोग किए हैं। अगर मैं शिगाफ लिख रही थी तो वहाँ बहुत सारी उर्दू मिश्रित और कश्मीरी मिश्रित, बल्कि स्पेनिश भी आई है। और जब मैंने मल्लिका लिखा तो मैंने स्वतंत्रता पूर्व की हिंदी को बरता है। तो जहाँ तक हिंदी के मेरे बरतने का सवाल है, तो मैं पात्रों और कथानक के हिसाब से हिंदी को बरतती हूँ। जैसे कि अभी त्रिमाया में अगर मैं केरल लाई हूँ तो मैंने वहाँ मलयालम भाषा के बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो मुझे लगता है कि मैंने अपने पूर्वजों की भाषा को भी और अपने पूर्ववर्ती पीढ़ी की भाषा को भी अपनाया है। और मैंने अगर मैं स्वप्नपाश लिखती हूँ और एक मॉडर्न आर्टिस्ट की बात करती हूँ, तो वो उसके संवादों में उस भाषा का निर्वहन होता है। तो मुझे लगता है कि एक लेखक को शायद इतना जागरूक होना चाहिए कि वो पात्र के हिसाब से भाषा का इस्तेमाल करे। दुर्गा प्रसाद जी, आप नहीं चाहते ना कि मैं आगे काम करूं? देखिए, भाषा में ना, लेखन में जो मुझे समझ में आ रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये बात मैं बतौर पाठक कह रहा हूँ, बतौर संपादक नहीं कह रहा हूँ। डिस्क्लेमर। लेखक प्रयोग को लेकर बहुत उतावले हैं, लेकिन किसी भी भाषा को मिजाज में रसा बसा लेने, उसका हो जाने, उसमें डूब जाने, उसमें तैरना सीख जाने का जो एक मिजाज बनना चाहिए, जो शऊर आ जाना चाहिए, जो उसके लय में आप एक सार होना कहते हैं, सिमलेस सिलाई, तुड़पन जो कहते हैं कि कहीं तुड़पन दिखे ही नहीं कि तुड़पन हुआ है, वो जो सिलाई होती है वो कम हुई है। जब हम आप पीढ़ियों की बात कर रहे हैं तो हम पीढ़ियों में जाएं तो पहला उपन्यास भी पढ़ करके रेणु का लगता नहीं है कि ये पहला उपन्यास है। और अब तो अवार्डेड कृतियां भी पढ़िए तो लगता है कि ये भाषा अभी, देखिए, भाषा बड़ी पारदर्शी चीज होती है, उसका कचास भी मीठा लगता है, लेकिन कैसा कचास? जो बच्चा तोतली बानी बोलता है, जो तुतला के बोलता है, उसकी मिठास, और जब बड़ा आदमी जो है वो लाड़ लगा के तुतला के बोलता है, उसका जो फर्क है ना, वही फर्क भाषा की कचास और भाषा के प्रकाश में है कि आप लेखक हैं और आप में कचास उस तरह का नहीं होना चाहिए जो बड़ा आदमी लाड़ लगा के भाषा बना के बोल रहा है, वो नहीं होना चाहिए। तो कई बार लगता है कि हम प्रयोग कर तो रहे हैं, लेकिन हम उसको समय नहीं दे रहे हैं या हम उसके हुए नहीं। तो अलग दिखने की होड़ बढ़ी है, अलग करने की होड़ बढ़ी है, ये बात है। मैं गलत भी हो सकता है। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। एक अच्छा सेशन, नई बात निकल कर आई। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों ने सुना। एक चलते चलते एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो ऐश्वर्य जी ने बात कही, वो बात सबसे सच्ची बात है और सबसे ज़रूरी बात है। इसको अपने साथ लेकर जाएं, मैं भी लेके जाऊंगा।
कि हम लोग कई बार जल्दबाजी में जो शब्द हमारे पास हैं उससे दूसरी भाषा से शब्द उधार लेकर बोलते हैं। कई बार हम आत्मविश्वास की कमी से भी बोलते हैं, हमें लगता है कि हम जो कहेंगे वो सामने वाले लोग पता नहीं अलग भिन्न माहौल के, भिन्न परिवेश के हैं, ये समझेंगे या नहीं समझेंगे, तो हम इनके परिवेश से कोई शब्द लेकर बोल दें। तो जो ऐश्वर्या जी ने ये बात कही, ये सच्ची बात है। इसको हम लोग ध्यान में रखते हुए जो हम हैं, जिस परिवेश से आते हैं, हम वहीं की बोली बानी को लेकर आगे बढ़े तो हम अपनी भाषा पर